मैं नवीन अग्रवाल अपने चैनल यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल पे आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आप ऑफलाइन देख रहे थे, अब मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, 7 मिनट की वीडियो थी, जिस वीडियो के अंदर मैंने बताया था इस कोर्स के अंदर क्या यूएसपी होगी इसकी, इस कोर्स की क्या विशेषता होंगी, इस कोर्स के अंदर मैं ऐसा क्या दे रहा हूँ जो मैं ऑफलाइन क्लासों में मैं नहीं दे रहा या कोई भी टीचर नहीं दे रहा है। टाइम बाउंडेशन की क्या होगी, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। आज जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, सबसे पहले उस 7 मिनट की वीडियो को देख लें, जिससे पता लग जाए कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये क्लास क्या है, मैं क्या हूँ और ये क्लास की यूएसपी क्या है। जैसा मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस हम क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस। क्या विशेषता है, मैं 80 घंटे की क्लास में क्या करवाऊंगा आपको, कैसे करवाऊंगा आपको, आपकी सुविधा के लिए मैं क्या करूंगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आज देखते हैं सबसे पहले सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था व अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय क्या होता है, क्या होता है हमारा अर्थशास्त्र। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये सारी चीज़ जो मैं फर्स्ट चैप्टर ये आपको करवा रहा हूँ, ये मैंने आज तक ऑफलाइन क्लासों में भी नहीं करवाया, और ज़्यादातर ये चैप्टर यूपीएससी से डायरेक्ट रिलेटेड है भी नहीं। मगर जैसे आप लोग पढ़ते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आजकल चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस बार बार कह रही है कि सरकार जो लाना चाहती है वो पूंजीवादियों का राज्य लाना चाहती है, वो अडानी का अंबानी का राज्य लाना चाहती है। वैसे ये कहने की बात है, ऐसा हो नहीं सकता, मगर ये टर्मोलॉजी क्या है, पूंजीवादी राज्य क्या है। ठीक, सरकार बार बार कहती है, सरकार पे बार बार मतलब बार बार सरकार पे ना दामन पे दाग आता है कि क्रोनी कैपिटलिज्म सरकार बनाना चाहती है। क्या है ये क्रोनी कैपिटलिज्म, समाजवादी राज्य क्या है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, समाज किसी बुक में लिखा होता है समाजवादी राज्य और किसी में लिखा होता है साम्यवादी स्टेट, साम्यवादी इकोनॉमी। तो क्या है ये समाजवादी इकोनॉमी और साम्यवादी इकोनॉमी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो डील करेंगे हम इस चैप्टर में। क्या ऐसा है कि सरकार कहती है कि मंदी आने वाली है, 2008 की रिसेशन आया था, जब हम बुक में पढ़ते हैं वो क्यों आया था, क्या कारण था उसके आने का। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो सभी डील हो गए इस चैप्टर में। बड़ा बेसिक सा चैप्टर है डियर, अगर ये समझ में आ गया तो इंडियन इकोनॉमी के बाद कोई क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी पूछा तो आप अपने स्ट्रेटेजिक कंसेप्चुअल से, आप अपनी कोशिश से, आप अपने दिमाग से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगी। यूपीएससी के अलावा एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ का एग्जाम में होता है, ईपी और एफपीओ का एग्जाम होता है। जो भी क्वेश्चन होता है इकोनॉमिक्स का अगर आता है तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ऑफलाइन में ज़्यादातर मैं इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को करवाता नहीं, मगर ऑनलाइन में हमें थोड़ी छूट मिल जाती है टाइमिंग की, और कोर्स हम अपने हिसाब से कोर्स को हम लोग बना सकते हैं, अपने कोर्स को ड्राइव कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को सबसे पहले करवाऊंगा। बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका, क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्या है क्रोनी कैपिटलिज्म, ये सभी इससे हो जाएगा। 2023 का अगर देखा होगा आपने यूपीएससी का पेपर, तो उसके अंदर एक पूछा गया था, वाशिंग इकोनॉमी क्या होती है। उसी के अंदर पूछा गया था R3 इकोनॉमी क्या होती है। ये डियर, ये कोई चैप्टर में नहीं पढ़ाया जा सकता R3 इकोनॉमी क्या होती है, वाशिंग इकोनॉमी क्या होती है, मगर इस चैप्टर को अगर समझ लिया गया तो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे, वाशिंग इकोनॉमी क्या होती है। तो इस टाइप के जो छोटे मोटे जो टर्मोलॉजी है, विशेष करके मैं इस्तेमाल करूंगा टर्मोलॉजी, जो शब्द है टर्मोलॉजी है, वो सारा क्लियर हो जाएगा आपको इस चैप्टर से। वाशिंग इकोनॉमी क्या होती है, ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, ग्रीन हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है, ये छोटे मोटे जो टर्मोलॉजी है जिसका कोई चैप्टर नहीं होता, वो सब इससे क्लियर हो जाएगा। बेसिक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। आराम से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, जो भी डाउट है पूछिएगा। अगर ये कवर हो गया तो उसके बाद आप
तुक्का तो नहीं कह सकता, उसके बाद आप लोग थोड़ा बहुत अगर ध्यान से अगर उसको समझेंगे और थोड़ा बहुत रिस्क ले लेंगे, रिस्क कह सकता हूं, तो आप लोग गेन में होंगे, ना कि आप लोग लॉस में होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर नोट कीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। सेकेंड चैप्टर जो होगा हमारा बड़ा बेसिक सा चैप्टर होगा, और सबसे ज्यादा यूपीएससी में, सीडीएस में, सीपीएफ में इसी चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। बड़ा बेसिक सा चैप्टर है। फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। थोड़ा सा देखा होगा आप लोगों ने, सोशल मीडिया वगैरह इस्तेमाल करते होंगे अगर आप लोग, तो आप लोगों ने कुछ देखा होगा, कुछ सुना होगा, खास तौर से फेसबुक वगैरह पे चला था कि क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, क्रिकेटर हैं एक, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, और इस प्लेटफॉर्म पे नाम ले भी नहीं सकता उनका, कि वो 6 लाख रुपए लीटर का पानी पीते हैं। ठीक है, कि वो 6 लाख रुपए लीटर का पानी पीते हैं। इतने वो बड़े गरीब अमीर हैं, इतने बड़े वो लोग ना, सोशलबाजी हैं, मतलब सोशल स्टेटस है उनका, ये है वो है फलाना ढिकना, बड़ी चर्चा का विषय हुआ था। अब आप लोग इस चैप्टर को देखेंगे तो इस बात को देखेंगे कि 6 लाख रुपए लीटर का पानी वो है नहीं, वो पानी बड़ा बेसिक सा पानी है, उसकी कीमत बड़ी कम है, मगर वो जिम्बाब्वे की सीरीज चल रही थी तो वहां पे वो पानी 6 लाख रुपए लीटर का था। क्या कारण है कि ब्रेड का पैकेट जिम्बाब्वे के अंदर जब जाते हैं तो बोरी भर के पैसा ले जाते हैं। अच्छी भली तो कंट्री चल रही थी वेनेजुला, ऑयल के बेस पे डिपेंड थी, तेल बेचा करती थी, और तेल की डिमांड हर जगह है, फिर भी यार उसकी इकोनॉमी जो है, उसकी जो करेंसी है, वो ऐसा क्या हो गया कि उसको करेंसी ही बदलनी पड़ गई अपनी। तो ये क्या है वित्तीय बाजार, क्या है फाइनेंशियल मार्केट, क्यों उसने ऐसा करा, इन सब के जवाब जो मिलेंगे वो जवाब मिलेंगे हमारी फाइनेंशियल मार्केट में, वित्तीय बाजार में मिलेंगे। नाम मैं ले नहीं सकता क्रिकेटर का, वो आप समझ रहे हैं, हमने क्या लेना सोशल मीडिया का, मगर आपने 6 लाख रुपए लीटर का पानी सुना होगा, वो पानी क्या है 6 लाख रुपए लीटर का, ये इसमें सॉल्व किया जाएगा इसी चैप्टर में, वित्तीय बाजार। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं, आपको अगर उसका हो रही हो ये क्या है, तो ये इसमें हम डिस्कस करेंगे देश के 2 बड़ी संस्थाएं, आरबीआई एंड सेबी। ये संस्थाएं क्या हैं, सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। कभी हुआ करता था कि कभी आरबीआई गवर्नर की कोई फोटो देखता नहीं था, कभी हुआ करता था आरबीआई की संबंधित जो न्यूज हुआ करती थी वो पेपर नंबर 9 पे आया करती थी, मगर आज आरबीआई की कोई भी न्यूज है पेपर नंबर 1 पे आ गई है। और डियर सीधी सी बात है, अगर किसी भी कंट्री को आज हराना है तो आज कोई बम नहीं मारना, आज कोई एटम बम नहीं फोड़ना, आज हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ना, उसकी फाइनेंशियल मार्केट को आप क्रैश कर दो, वो कंट्री ही खत्म है, वो कंट्री ही खत्म है। पाकिस्तान के संग हुआ क्या, वहाँ पे जो, मतलब गया तो मैं भी नहीं हूँ, जो मैंने देखा है कि पाकिस्तान में आलू 400 रुपये किलो मिल रहा है, आटा जो है 600 रुपये किलो मिल रहा है। रमज़ान आया था, रमज़ान के अंदर जो इफ्तारी की दावत थी वो जो हुआ करती थी शानदार, एक आदमी जो अपना त्यौहार मना लिया करता था वो त्यौहार भी नहीं मना पा रहा, उसके अंदर महंगाई इतनी क्यों है? कारण उसका एक ही है डियर, और वो है फाइनेंशियल मार्केट की उसने कदर नहीं करी। पाकिस्तान ने अपने सेंट्रल बैंक की कदर नहीं करी, अपनी एक संस्था जो कैपिटल मार्केट है उसकी कदर नहीं करी। अगर वो उसको ढंग से बिल्डअप कर देता, अगर उसके अंदर वो नंबर 2 का पैसा, ब्लैक मनी है, एक्सटॉर्शन की मनी है, अगर वो नहीं लगाता तो आज वो भी डियर स्टेबल होता। फाइनेंशियल मार्केट इतनी बड़ी भूमिका निभाती है किसी देश के लिए। अगर इकोनॉमी की टर्म में कहूँ ना, तो इकोनॉमी की टर्म में ये कहा जाता है जैसे आदमी के शरीर में ब्लड के लिए, ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है ना, जो शरीर में जो खून बहता है, अगर खून रुक जाए तो आदमी ही रुक जाएगा, और खून ना दौड़े तब भी आदमी मर जाएगा। तो वही इकोनॉमी के अंदर करेंसी की वैल्यू होती है। अगर वो करेंसी ही इकोनॉमी के अंदर नहीं बहेगी ना, करेंसी ही इकोनॉमी के अंदर नहीं होगी ना, तो देश बर्बाद हो जाएगा। वो क्या है कारण, ईरान क्यों परेशान है, सूडान क्यों फेल हो गया है, वो सभी सवालों का जवाब जो मिलेगा वो हमारे इसी मार्केट चैप्टर में मिलेगा, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। इसके साथ साथ एक छोटा सा चैप्टर और है, हम लोग उसको और कवर कर लेंगे, मनी मार्केट। वैसे तो आरबीआई मनी मार्केट ही आरबीआई की है, मगर इसके अंदर कुछ लोग हम टर्मोलॉजी क्लियर कर लेंगे, जैसे टेंडर मनी क्या होती है, फिएट मनी क्या होती है, छोटी छोटी टर्मोलॉजी क्या होती है, करेंसी क्या होती है, ये छोटी छोटी टर्मोलॉजी अगर हम इसको कवर कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो सेकेंड चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। सबसे लंबा चैप्टर होगा, सबसे आसान चैप्टर होगा, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ये चैप्टर होगा। तो नोट कर लीजिएगा, फाइनेंशियल मार्केट, आरबीआई, सेबी एंड मनी मार्केट। इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें देखेंगे, चेक क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे।
चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 बड़ा बेसिक सा चैप्टर, रोज आप लोग इसको सुनते हैं, अखबारों में आता है, ये पेपर 1 की न्यूज है। इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति। कभी राहुल गांधी जी ने कभी किसी नेता ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इन्फ्लेशन इज गुड सिंबल ऑफ इकोनॉमी। मजाक उड़ाया गया उनका, ये कहा गया कि मतलब सब कुछ उनको कहा गया, क्रिटिसाइज किया गया उनको, मगर उन्होंने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि इन्फ्लेशन इज ए सिंबल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, या इकोनॉमी, इन्फ्लेशन इज सिंबल ऑफ इकोनॉमी। कारण क्या है, गुड सिंबल क्या है, गुड सिंबल क्यों कहा जाता है? आपके लिए मैं एक शब्द लिख रहा हूं, महंगाई। वैसे ये मैं दोबारा बता रहा हूं, ये शब्द ही गलत है, महंगाई नाम की कोई टर्मोलॉजी होती नहीं है, इन्फ्लेशन नाम की टर्मोलॉजी होती है इकोनॉमिस्ट के लिए। और इकोनॉमिस्ट के लिए इन्फ्लेशन इज ए गुड सिंबल ऑफ एनी इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए इन्फ्लेशन एक गुड सिंबल होता है। जैसे आप किसी भी स्टेट में मेरे को सुन रहे हैं, स्टेट तो सारे मैं भी नहीं घूमा, मैंने भी दिल्ली है, इंदौर या ग्वालियर या इसी स्टेट में पढ़ाया है। अगर बात करें दिल्ली की तो साउथ दिल्ली में कीमतें, रिक्शे वाले की, खाने की, फूड की, किसी भी चीज की कीमतें ज्यादा होंगी, वेस्ट दिल्ली में कम होंगी। तो डियर ये बात भी तो है, कह सकते हैं हम कि साउथ दिल्ली मोर डेवलप्ड है वेस्ट दिल्ली से। अगर आप मेरे को यूपी में सुन रहे हैं तो डियर उत्तर प्रदेश में अगर देखें, उत्तर प्रदेश में अगर बाराबंकी है, गोंडा है, बहराइच है, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट के नाम ले रहा हूं मैं, और नोएडा है, उन दोनों की अपेक्षा इन्फ्लेशन ज़्यादा कहाँ होगी, नोएडा में या बाराबंकी में या बहराइच में? नोएडा में होगी। तो डियर ये भी तो कह सकते हैं कि नोएडा डेवलप्ड है बाराबंकी और बहराइच से। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, आप मेरे को छत्तीसगढ़ में सुन रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के किसी भी स्टेट की धमतरिया, किसी भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा होगी, कम होगी किसकी अपेक्षा? रायपुर की अपेक्षा। रायपुर के अंदर महंगाई ज़्यादा होगी, रिक्शे वाले की, फेयर की, किसी भी चीज़ की ज़्यादा होगी अपेक्षा, अगर बात की जाए उसकी किसी भी स्टेट की। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन्फ्लेशन इज गुड सिंबल। मगर ये क्यों होता है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मगर ऐसा तो सरकार चली गई थी, कभी प्याज जैसी एक आइटम पे सरकार चली गई थी दिल्ली की, नाम से आपने जाना हो तो। महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो मम्मी भी परेशान है, हम भी परेशान है, वो क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे चैप्टर में इन्फ्लेशन में। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इन्फ्लेशन इज गुड सिंबल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अभी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन बड़ा सही था, मेंस का क्वेश्चन था कि किसी भी देश में जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है, किसी भी देश में जैसे जीडीपी बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, फिर भारत में महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या क्यों है, क्या कारण है? इन जैसे सब बेसिक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति। नोट करते जाइएगा साथ के साथ। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 का नाम लिखने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा था। क्या आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, जुडिशरी की, नेट के एग्जाम की, स्टेट पीसीएस के एग्जाम की, एनडीए की, सीडीएस की, सीपीएफ किसी भी की, क्या आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, बेरोजगार हैं? नहीं, आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगार नहीं है। क्यों कैसा मैं कह रहा हूं? आप लोगों के पास जॉब नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं आप जॉबलेस नहीं है। क्या कारण है? तो वो देखेंगे, हमारा एक चैप्टर होगा जिस चैप्टर का नाम है बेरोजगारी। सबसे बड़ा कलंक है युवाओं के ऊपर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सरकार की। क्या है बेरोजगारी, क्यों है बेरोजगारी, आप बेरोजगार क्यों नहीं है, ऐसा मैंने क्यों कहा, क्या कारण है? इन सब चीज़ का जवाब जो मिलेगा वो जवाब मिलेगा मेरे इसी चैप्टर में, जिसका नाम बेरोजगारी, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 ज़्यादा डिस्कस तो करूंगा नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, मगर जैसे क्वेश्चंस जैसे आते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है। स्टेट पीसीएस की बात की जाए, अभी एग्जाम हुआ था, रीट का एग्जाम हुआ किसी राजस्थान में, वहाँ पूछा गया था कि प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, तो परंपरागत वो लिखा रहता है कृषि में, मगर उसके अंदर कृषि था ही नहीं। तो बच्चे डिस्कस हो गए, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्या है क्या नहीं है, क्यों? उन्होंने कंसेप्ट नहीं, उन्होंने तो लूसेंट पढ़ी थी, लूसेंट के जमाने डियर चले गए, अब लूसेंट में से कुछ नहीं आता। हाँ, इतना जरूर है, लूसेंट अभी भी बेस्ट एक जीएस की किताब है, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगी, थोड़ा सा आपको बता देगी, सीक्वेंस बता देगी थोड़ा सा आपका, मगर लूसेंट से क्वेश्चन नहीं निकलता। उसे एग्जाम में था ही नहीं कि ना बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है, डिस्ग्यूश बेरोजगारी जो होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वो कृषि में होती है, जो हमने रट रखा है, वो किस में है किस में नहीं है, देखेंगे हम इसी क्वेश्चंस के अंदर। चैप्टर नंबर
5 थोड़ा सा बड़ा होगा मगर सार्वजनिक वित्त थोड़ा सा बड़ा होगा मगर बेसिक चैप्टर होगा। अगर ये समझ में, फाइनेंशियल मार्केट के बाद ये फाइनेंस समझ में आ गया, सार्वजनिक वित्त समझ में आ गया, पब्लिक फाइनेंस समझ में आ गया, तो ना आपके हाथ से इकोनॉमी पानी की तरह है, 50% इकोनॉमी निकल जाएगी। सिंपल शब्दों में कहूं, बहुत सिंपल शब्दों में कहूं तो ये बजट, इसमें हम बजट की बात करेंगे और टैक्सेस की बात करेंगे, करों की बात करेंगे, जिससे देश चलता है। अगर ये समझ में आ गया तो आपका काम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बजट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर बजट समझ में नहीं आता, 4 घंटे चलता है, 6 घंटे चलता है। बड़े सिंपल से शब्दों में कहूँ तो बजट तो डियर आपके घर में चलता है। आपके पिताजी जो सैलरी लाते हैं, वेतन लाते हैं, वो मान लो एक्स है। देश का भी तो वेतन आता है, देश की भी तो सैलरी आती है, टैक्सेस है जो हम चुकाते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट होते हैं, टैक्सेस होते हैं। एक माचिस भी एक लेते हैं हम तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा होता है, तो वो हम देश की एक क्या है, इनकम है। तो आपकी पापा की सैलरी एक्स है तो देश की सैलरी भी एक्स मान लो। दूसरा, फिर आपकी मम्मी कहती है कुछ रेंट की इनकम भी आ गई है, रेंट भी, किराया भी आ गया है, ऊपर वाले ने किराया भी दे दिया है, ऊपर वाले मतलब मकानदार, किराएदार ने किराया भी दे दिया है, तो वो इनकम वाई मान लो। तो आपके पिताजी कहते हैं कि 50,000 रुपये मेरी सैलरी, 10,000 रुपये किराया आ गया, 60,000 रुपये मेरी इनकम होगी। तो डियर देश की भी एक इनकम होती है, ग्रांट से आती है, रेंट से, ग्रांट से आती है, रेंट से आती है, फीस से आती है, तो काफी लाइसेंस से आती है। तो वो देश की क्या है, एक एक्स वाई है, वो सॉरी वाई है। कुछ आपके मम्मी पापा कहते हैं कि गांव में कोई जमीन बटाई पे दे रखी है, उससे इनकम आ गई है, कुछ ज्यादा नहीं, ज्यादा तो आई नहीं, 1.5 लाख रुपए आ गई है साल की, तो वो मान लो जेड है। तो एक्स वाई जेड टोटल इनकम होगी आपके पिताजी की, आपके घर की, आपके माताजी की। देश में भी ऐसे ही है डियर, कुछ रेंट आता है, कुछ लाइसेंस आता है, कुछ ग्रांट आती है, कुछ लोन आता है, ये सारी इनकम आती है। तो इसकी पढ़ेंगे ये क्या है, देश का रेवेन्यू है। बस एक टर्मोलॉजी क्लियर हुई है, आपके घर की इनकम है और देश के लिए अगर बात की जाए तो वो रेवेन्यू है या राजस्व है, उसकी देश की है। एक्सपेंडिचर आप भी करते हैं, देश भी एक्सपेंडिचर करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा इसको बेसिक को जोड़ के चलेंगे, याद रखना डियर, इकोनॉमी जो है ना, वो वास्तव में देखा जाए तो कुछ टर्मिनोलॉजी का खेल है, और बाकी जो है ना हमारे परिवार की, हमारे आपसी जीवन के, हमारे लेन देन हैं। डिमांड सप्लाई, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, डिमांड एंड सप्लाई के अंदर क्या है, जिसकी डिमांड है उसकी मांग है, अगर उसके पास पैसा भी है वो ज्यादा कीमत लेगा अपनी। आज शाहरुख खान हिट है तो शाहरुख खान की कीमतें ज्यादा हैं उसकी फिल्मों की। आज मिथुन जी का दौर नहीं है तो मिथुन जी की फिल्मों की कम है, क्योंकि उसकी मांग नहीं है। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ये अपने से जुड़ी हुई चीजें हैं। और इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है सोशल साइंस का जिसके अंदर नोबल दिया जाता है। वो नोबल क्या है क्या नहीं है, ये सारा चैप्टर नंबर 1 में ही हम लोग डिस्कस करेंगे ज्यादा। फिलहाल नोट कीजिएगा चैप्टर नंबर 5 पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त, बजट एंड टैक्सेस, ये आपके समझाने के लिए है। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 जो होगा वो बड़ा चर्चा में होगा और वो बड़ी आपको समझ नहीं आता होगा। क्लासरूम में सबसे कम स्ट्रेंथ होती है इस चैप्टर को जब शुरू करते हैं, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। बहुत कम इस क्लास में सबसे कम होते हैं जिस दिन चैप्टर शुरू होता है, ऑफलाइन में खासतौर से, ऑनलाइन में तो होंगे ही कम। मगर डियर घबराने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर वो है जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, जीडीपी हो गई या जीएनपी हो गई, ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मात्र 2 शब्दों को समझ लेंगे, जो 2 शब्द मैं आपको क्लियर रखूंगा, मात्र 2 शब्द अगर आप समझ लेंगे और एक कंसेप्ट समझ लेंगे। कंसेप्ट क्या है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। घरेलू एयरपोर्ट क्या होता है, क्या उससे फ्रांस जाया जा सकता है? नहीं। दिल्ली में अगर है डोमेस्टिक एयरपोर्ट तो उससे जाया जा सकता है, कश्मीर जाया जा सकता है, उससे जाया जा सकता है, केरल जाया जा सकता है, मगर फ्रांस नहीं जाया जा सकता। और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो उससे फ्रांस जाया जा सकता है, उससे कश्मीर नहीं जाया जा सकता। इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा आउट ऑफ इंडिया और डोमेस्टिक होगा आउट ऑफ इन ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ समझ में आ गई। और मेरे 2 शब्द समझ में आ गए, जिसमें से पहला शब्द है मूल्यह्रास, डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन।
सेशन, और दूसरा है NFIA। अगर ये मेरे दो शब्द, दो वर्ड अगर आपको समझ में आ गए तो आपके लिए नेशनल इनकम का चैप्टर बुझबानी हो जाएगा, क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगी। खास तौर से NDA CDF का ये पसंदीदा चैप्टर है, अच्छे खासे इसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। तो आराम से देखेंगे नेशनल इनकम क्या होती है, सबसे पहले काउंट क्यों की गई, कोई देश नेशनल इनकम काउंट क्यों करता है, डाटा इसका कहाँ से लिया जाता है, डाटा क्यों कलेक्ट किया जाता है, क्या उसका कारण है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 हमारा जो हो गया वो हो गया नेशनल इनकम। चैप्टर नंबर 7 जो होगा पॉवर्टी, गरीबी। सबसे सेंसिटिव इशू है। कभी किसी नेता ने दिया था गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, और ये बड़ा सेंसिटिव नारा बना था और सरकार इसमें बन गई थी आराम से। गरीबी एक ऐसा इशू है भारत में, बड़ा सेंसिटिव इशू है। अभी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान लाके सुनिएगा, मैं नहीं कह रहा, विश्व का सबसे बड़ा बैंक विश्व बैंक कह रहा है कि भारत में पिछले 2014 से 2024 तक पिछले 10 सालों में 30% अप्रोक्सीमेटली, लगभग 30% गरीबी दूर हो गई। बड़ा चर्चा का विषय बनाइए कि 30% गरीबी दूर हो गई, और हम आपने आस पड़ोस देखते हैं तो वही गरीबी है। अरे हम खुद भी गरीब हैं यार, मगर चलो हम BPL में नहीं आते, APL में नहीं आते, APL में आ जाते हैं, BPL में नहीं आते हम लोग। ठीक है, तो क्या है गरीबी, क्या नहीं है, इसको देखेंगे। क्या वाकई गरीबी है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या होते हैं, ऐच्छिक टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या होते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, देखेंगे इन सब चीज़ों को। वर्ल्ड बैंक ने ऐसा क्यों कहा कि देश में से गरीबी दूर हो गई, उसका चर्चा का विषय क्यों बना, क्या कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने गरीबी के ऑफिशियल आंकड़े निकालने ही बंद कर दिए गए हैं, इशू ही बंद कर दिए गए हैं। क्या कारण है, ऐसा क्यों करा गया भारत सरकार के द्वारा। तो चैप्टर नंबर 7 हम लोग देखेंगे, पॉवर्टी एंड गरीबी। तो 4, 3rd, 4, 5, 6, 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर जो 8 होगा मेरा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, ये चैप्टर होगा मेरा। नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 8। इसके अंदर हम इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे, वो कौन से होंगे। वैसे तो बहुत सारे पढ़ाऊंगा, मगर मेजर होंगे। वर्ल्ड बैंक का नाम आपने सुना होगा, IMF का नाम सुना होगा, और चर्चा में सबसे ज़्यादा रह रहा है इस समय WTO। हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी WTO की बैठक में गए थे, और WTO की बैठक में जाने के बाद बड़ा चर्चा में हुआ था हमारा डेयरी इंडस्ट्री क्या है क्या नहीं है, क्यों चर्चा में रहती है, किसानों से रिलेटेड क्या है, और क्या दोहा वार्ता है, रुगवे राउंड क्या होता है। इन सबसे जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अपना WTO के क्वेश्चंस में। ध्यान रखिएगा डियर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जितने भी हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े बेसिक हैं। भारत सरकार भी के ऊपर भी देखा जाए, भारत सरकार पॉलिटी में आप पढ़ते होंगे कि भारत सरकार संप्रभु है, सोवरेनिटी है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। मगर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर WTO बैठा है, वर्ल्ड बैंक बैठा है, कहीं ना कहीं उसको नियंत्रण में रखता है, कहीं ना कहीं राजकोषीय घाटा ज्यादा ना बढ़ जाए इसके लिए उसको वर्ल्ड बैंक उसको कंट्रोल करता है। तो सोवरेनिटी किस बात की हुई, ठीक है ना, संप्रभुता किस बात की हुई, IMF उसको कहता है, जैसे पाकिस्तान के ऊपर प्रॉब्लम चल रही है, पाकिस्तान को लोन चाहिए,
तो आईएमएफ ने कुछ शर्तें रख दी, पाकिस्तान उन शर्तों को पूरा कर रहा है धीरे 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 धीरे, तो संप्रभुता कहा गई पाकिस्तान की। तो इससे संबंधित जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी कंसेप्ट है, क्यूरियोसिटी है, वो हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 जो होगा मेरा, जो कोई भी नहीं करवाता क्लास में, कुछ टीचर्स को छोड़कर, डियर इंडियन इकोनॉमी, तो मोस्टली हर टीचर, मतलब हर टीचर या कोई भी मतलब पढ़ा सकता है आराम से, कोई इतनी दिक्कत नहीं है अगर कोई इसको ध्यान से समझे, वो करे। क्यों? उसके लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए भीतर जाने की आवश्यकता नहीं है। मगर जो कर्व है वो प्योर कर्व है, जो प्योर कर्व इंडस्ट्री, सॉरी, कर्व का जो कंसेप्ट है वो प्योर जो है वो प्योर, वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी तो पढ़ाया जा सकता है किसी भी तरीके से, मगर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये कर्व है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये ज़्यादातर वो टीचर ही पढ़ाएगा जिसका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड रहा है, और वो खुशनसीबी है, मैं भी उनमें से एक हूँ जिसका रहा है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स है ग्रेजुएशन में, वो भी देश के सर्वोच्च संस्थान डीयू से, डीयू के भी सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन, 4th नंबर कॉलेज है उससे। उसके बाद जेएनयू से हमारा जो है पीजी है, उसके बाद एमबीए फाइनेंस है, और उसके बाद भी 1-2 सर्टिफिकेट जो कोर्स कर रखे हैं हम लोगों ने एनसीएफएम के, तो वो हमने कर रखे हैं, जिसकी वजह से ये कंसेप्ट क्लियर है। वक्र डियर कुछ कंसेप्ट आते हैं, जैसे फ्लिप वक्र क्या होता है। अभी एक क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, सीपीएफ या सीडीएस के एग्जाम में, एग्जाम मुझे याद नहीं है, उसमें कहा गया था कि ऐसी सिचुएशन जिसमें देश में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट घट रही है, बल्कि देखा जाए तो महंगाई बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए, वो बताऊंगा क्या कारण है इसका, मगर उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रही है और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी जा रही है, क्या कारण है? तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा वक्र बनाया जाएगा, इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये क्वेश्चन था उसमें। तो ये क्या था क्या नहीं था, इसके अंदर हम वक्र पढ़ेंगे, फिलिप वक्र हो गए या कर्व हो गए, जितने भी कर्व हैं, फिलिप वक्र हैं, कीन्स के हैं, कीन्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, कीन्स का कंसेप्ट क्या है, उपभोग क्या है क्या नहीं है, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। ये सबसे यूनिक चैप्टर होगा, सबसे लास्ट चैप्टर लिख रहा हूं मैं, इसका कारण बस इतना सही है ताकि आप लोगों को भी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर ये चैप्टर कवर कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना पढ़ने में, अगर बन गए तो पढ़ने में ठीक है, नहीं तो कहीं पढ़ाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, टीचर भी आप लोग बन सकते हैं हमारी तरह। चैप्टर नंबर 10 सबसे यूनिक चैप्टर है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑफलाइन में कुछ बच्चे कहते हैं कि ऑनलाइन से कोई भी आईएएस नहीं बन सकता, ऑनलाइन में कोई नहीं पढ़ाता, कंसेप्ट ढंग से नहीं होते हैं। ऑफलाइन में मगर मैं आपको ध्यान दूंगा, ऑफलाइन में जो बच्चा वो कह रहा है, वो भी जो कह रहा है उसकी कमियों को दूर किया गया है मैंने इस चैप्टर के द्वारा। ऑफलाइन में जो भी होता है वो हम लोग कंसेप्ट देते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास से निकल जाते हैं, बच्चा क्वेश्चन लगाता है तो बच्चा कई बार ध्यान में रखते हुए पूछता भी है कि सर ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे। वाकई फैक्ट है यार, प्रीवियस ईयर पेपर अगर लग गए तो उसके बाद क्वेश्चन का फ्रेम किया जा सकता है। मेन कंसेप्ट अगर है या नहीं है, होगा तो आंसर तो वैसे तभी निकलेगा, मगर अगर कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत है, अगर आंसर निकल गया तो भी बड़ी बात होती है, कि वहां पे क्या है एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर के साथ साथ पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट जो मैं चैप्टर के डिस्कस करूंगा उससे, और क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट, वो सारे कवर आपके हो जाएं। दोबारा ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट और स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट वो कवर हो जाएंगे चैप्टर नंबर 10 से। ये टोटल हमारा सिलेबस है जिसके अंदर 10 चैप्टर आपको करवाए जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर जो है 80 आवर्स लगेंगे, ठीक है। मगर ये कैसे हैं, सॉरी, ये कैसे हैं कैसे नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास के अंदर। तो ये सेकंड क्लास है जिसकी, सॉरी फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर हमने सिलेबस करा। ये 10 चैप्टर हैं जो आपको करवाए जाएंगे। सॉरी 10 चैप्टर के बाद एक चैप्टर और भूल गया मैं, चैप्टर नंबर 11 फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार।
सुनते होंगे आप लोग एक शब्द बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है। एलन मस्क कह रहे हैं, बार बार इस बात को कह रहे हैं कि देश में मैं गाड़ियों को इंपोर्ट करना चाहता हूं मगर सरकार की ड्यूटी ज्यादा है। तो ये इंपोर्ट क्या है, करेंसी क्या है, करेंसी पैगिंग क्या है, पैगिंग सिस्टम क्या होता है। 2023 का आप लोगों ने पेपर देखा हो तो उसके अंदर एक बड़ा हार्ड क्वेश्चन आया था, रीर और नीर क्या होते हैं। वैसे तो क्वेश्चन उसे पूछना नहीं चाहिए था, जनरल साइंस का जब क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो उसे पूछना चाहिए था इकोनॉमिक्स का, मगर फिर भी उसने नीर रीर पूछ लिया। पैगिंग सिस्टम क्या होता है, रुपया गिरता है तो कैसे गिरता है, यार मेरी जेब में तो रुपया जो रखा हुआ है वो अभी तक रखा हुआ है, जितने रुपए थे, गिर कैसे गया, क्या कारण है। आरबीआई डॉलर क्यों खरीदता है, क्या कारण है। ऐसे जो क्वेश्चंस के डाउट आते हैं, क्यूरियोसिटी आती है, जो उसके क्वेश्चंस भी आते हैं, वो इसी चैप्टर से कवर जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। इसके बाद इतने तो ऑफलाइन में भी चैप्टर कोई नहीं करवाता। चैप्टर नंबर 11 है चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 11 है, सॉरी 11 नहीं 12 है, सॉरी 11 ही है, चैप्टर नंबर 11 फॉरेन करेंसी रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार। क्या क्या इसमें होता है, क्या नहीं होता है, ये सब कवर करा जाएगा इस चैप्टर में, विदेशी मुद्रा भंडार के चैप्टर में। तो PYQ का चैप्टर सबसे लास्ट में लिख लीजिएगा और चैप्टर नंबर 11 उसको कर लीजिएगा और बाकी सीक्वेंस में लिखिएगा, इसी सीक्वेंस में आपको करवाया जाएगा। यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ, UPSC विद नवीन अग्रवाल, इस YouTube चैनल पे आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा इंडियन इकोनॉमी। और कोई डिमांड नहीं है कि आप इतने स्टूडेंट कीजिए तभी मैं करवाऊंगा, आप इतने लाइक कीजिए तभी मैं करवाऊंगा, आप ये ऐसा कीजिए तभी मैं करवाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये करवाए जाएंगे आपको 11 चैप्टर। आराम से देखिएगा PDF के द्वारा। ये क्लास 1 है जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा है सिलेबस। नेक्स्ट क्लास में हम अपना फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।